हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो ये सेक्शन डी का लास्ट क्वेश्चन है जिसमें ए एंड बी चॉइस में है। तो दोनों क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे क्योंकि इससे आपकी तैयारी अच्छी होगी और हमें कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। तो आप सभी लोग चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो भी कमेंट करें कि इसमें जो है आपके लिए क्या अच्छा है। ओके, तो 35 का जो ए क्वेश्चन है जिसमें देखिए क्या कहा गया है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। ये आप क्वेश्चन देखेंगे एनसीईआरटी में, एग्जाम्पल है, ठीक है, शायद लास्ट एग्जाम्पल है। If the bridge is at a height of 3 meter from the bank, find the width of the river. Use root 3 is equal to 1.73। तो जब भी भाई ये कहा जाए कि इतना यूज करो उतना तो आपको यूज करना ही करना है, ठीक है। इन दोनों में रूट 3 की वैल्यू देखिए इतनी कही गई, नहीं कहा है अगर तो फिर नहीं यूज करना है, तो आप रूट 3 में ही आंसर छोड़ देंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन में देखिए भाई एक ब्रिज है, तो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ब्रिज, सपोज दैट जैसे ये ब्रिज है, ओके, ये ब्रिज है और इस पर एक कोई पॉइंट है P। यहाँ पर हमने ले लिया कोई पॉइंट P है ब्रिज पर, और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ द रिवर। तो यहाँ पर ये ब्रिज है और ये नीचे हमने ये रिवर बनाई है, ये विड्थ ऑफ द रिवर है यहाँ से यहाँ तक। सपोज दैट ये ए बी क्या है, ए बी। तो यहाँ ये बात हम इतनी बता देंगे भाई कि जो P पॉइंट है, P इज द पॉइंट ऑन अ ब्रिज एंड AB इज द विड्थ ऑफ रिवर। ठीक है, इतना जरूर लिख देंगे कि AB क्या है, विड्थ ऑफ रिवर है, P पॉइंट है ब्रिज पर। तो इस P पॉइंट से क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन मेजर किए जाते हैं तो उस पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन जरूर बनाएंगे। ये तो ऑलरेडी बनी हुई है भाई, हमने बना रखी है। अब ये जो पॉइंट P है, ये कहा गया इसमें कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना रहा है, 30 डिग्री और 45 डिग्री जो रिवर है उसके किनारे से। तो एक तरफ 30 डिग्री, तो इधर अगर हमने एक किनारे पे इसे मिला दिया तो ये एंगल 30 डिग्री अगर बन रहा है, कितना है ये, 30 डिग्री। दूसरे किनारे को अगर हमने मिलाया तो इधर साइड में ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, 45 डिग्री। तो ये 30 है तो ये लाइन तो पैरेलल होंगी, तो तब जा करके ये हमारा 30 बनेगा। ये 45 है तो ये बनेगा कितना, 45 डिग्री। ओके, कितना, 45 डिग्री। अब देखिए इस ब्रिज की हाइट जो है कितनी है, आगे देखिए इसमें, इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक्स। तो ये हाइट है भाई, ये हाइट तो परपेंडिकुलर होती है, कोई भी डिस्टेंस है किसी से वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। तो ये जो डिस्टेंस, ये जो हाइट है ये 3 मीटर है, 3 मीटर। इसका कुछ नाम दे देते हैं, यहाँ पर m नाम दे दिया, m। तो ये pm जो है, ये pm इज इक्वल टू 3 मीटर। ये क्या है, ये हाइट है। ओके, तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है इसमें विड्थ ऑफ द रिवर। तो विड्थ ऑफ द रिवर देखो am प्लस bm फाइंड करना है। तो इतना अगर x सपोज कर लेते हैं और इतना अगर y सपोज कर लेते हैं, नहीं भी सपोज करेंगे तो भी ठीक है। तो इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में हम ट्रिग्नोमेट्री लगा देते हैं। देखिए लिखेंगे यहाँ इन ट्रायंगल PMA। तो इसमें बताओ ये 30 है तो क्या लग जाएगा, tan 30। tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यहाँ परपेंडिकुलर PM है, PM जो कि कितना है 3। तो यहाँ PM लिख दिया, अपॉन में बेस कितना है AM। तो tan 30 की वैल्यू रख दो 1 अपॉन रूट 3।
और PM की जगह 3 है और AM की जगह AM ही चाहे रहने दें या मैंने x लिख दिया है। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x का 1 से होगा, इसका इससे होगा तो 3√3 आ गया। दूसरे ट्रायंगल में देखिए, इस वाले ट्रायंगल में तो यहाँ लिखते हैं इन ट्रायंगल PMB, तो इसमें ये 45 डिग्री है, तो tan 45 इज इक्वल टू tan थीटा क्या होता है, फिर से देखिए परपेंडिकुलर 3 है और बेस यहाँ पर ये BM लिख दें या y लिख दें, तो tan 45 तो 1 होता है, 3/y, तो y का 1 से मल्टीप्लाई, y इज इक्वल टू 3। अब बताओ ये x और y अगर ऐड कर देंगे तो रिवर की विड्थ आ जाएगी, तो विड्थ ऑफ रिवर, देयरफॉर विड्थ ऑफ रिवर जो कि AB है, कितना x प्लस वाई, इन दोनों का सम, और x कितना है 3√3 प्लस 3, तो √3 की यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, यह इन दोनों में 3 कॉमन है, यहाँ √3 प्लस यहाँ 1 आया। तो वैसे तो हम यही आंसर छोड़ देंगे, लेकिन यहाँ अगर इतना छोड़ते हैं तो आपका मार्क्स डिडक्ट होगा, इसलिए क्योंकि हेयर √3 इज गिवन, तो √3 आप पुट करेंगे, 3 इंटू √3 कितना है 1.73 प्लस 1, तो ये 3 मल्टीप्लाई इसको ऐड करेंगे तो ये 2.73 मल्टीप्लाई कर दो भाई, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 2 आया, 3 2 जा 6 और 2 8, तो ये कितना हो गया 8.19 मीटर, ये डिस्टेंस आ गई किसकी, विड्थ ऑफ द रिवर। अब इसका बी पार्ट देखते हैं, बी चॉइस वाला, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, देखिए फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड पर पॉइंट है जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन मेजर किए जाते हैं, ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, तो एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, उसके ऊपर टावर लगा हुआ है, एक ग्राउंड पर एक पॉइंट है जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन मेजर किया जा रहा है, और इस टावर के जो टावर है इसके कहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप पर कितना है 45 और 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली बन रहा है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो देखिए इस भाई इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले तो अगर आपने फिगर बनाया, फिगर का ही एक नंबर होता है, समझे या नहीं, तो कैसे फिगर बनाएंगे, सपोज दैट ये एक हमने बिल्डिंग बनाई जिसका नाम क्या दिया है AB, ठीक है, चलो यहाँ पर B लिख देते हैं, यहाँ A लिख देते हैं, और ये कितनी है 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, 20 मीटर यहाँ से यहाँ तक हो गई, इसके ऊपर जो है एक ट्रांसमिशन टावर है, तो इसके ऊपर ये टावर जिसको नाम दे दिया है BC टावर है, इसकी हाइट को हमने H सपोज कर लिया हाइट, ये बात यहाँ लिखेंगे, एक कोई यहाँ पॉइंट है ग्राउंड पर उसको P दे देते हैं या D नाम दे देते हैं, D इज अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड फ्रॉम वेयर एंगल ऑफ एलिवेशन मेजर्ड, जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन मेजर किए जा रहे हैं, कहाँ के एंगल ऑफ एलिवेशन, क्वेश्चन में देखेंगे आप, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप, पहले बॉटम है किसका, टावर का, तो ये टावर है भाई BC टावर है, इसका बॉटम B पॉइंट पर है ना, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना 45 डिग्री, फिर इस टावर के टॉप को मिलाएं आप, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इतना, ये कितना है, ये 60 डिग्री है, तो अब आपको क्लियर हुआ होगा फिगर से कि किस तरीके से ये फिगर बनेगा, ठीक है। यहाँ पर ये हाइट हमें फाइंड करनी है, इस वाले डिस्टेंस को कुछ भी आप x सपोज कर लें, तो क्या हमने यहाँ पे ये AB बिल्डिंग है इतना ज़रूर बताएंगे यहाँ पर कि लेट AB इज अ बिल्डिंग एंड BC इज अ ट्रांसमिशन टावर, ठीक है इतना, और ये भी लिख देंगे तो अच्छी बात है, D इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर एंगल ऑफ एलिवेशन मेजर्ड, इतना लिख देंगे तो और अच्छी बात है, वरना इतना तो आपको बताना ही पड़ेगा कि बिल्डिंग कौन सी है और टावर कौन सा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम इस ट्रायंगल में इसमें
ए डी बी या बी डी ए, ठीक है, कहीं से भी एक बार लिखते हैं इन ट्रायंगल डी ए बी लिखते हैं, डी ए बी कितना एंगल है भाई, डी ए बी में जब 45 एंगल होता है तो सिंपल सा है, 45 एंगल हो तो जितना बेस है ये बेस उतना ही परपेंडिकुलर, मतलब ये भी 20 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि tan 45 आप लगाओगे इसमें, क्या tan 45 परपेंडिकुलर कितना है 20 अपॉन में बेस कितना है x, ये tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 20 अपॉन एक्स, एक्स का 1 से मल्टीप्लाई हुआ, x इज इक्वल टू 20 मीटर आ गया। अब हम ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे डी ए सी, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, तो इन ट्रायंगल डी ए सी tan कितना लगेगा 60 डिग्री एंगल है, ये पूरा एंगल कितना है 60, तो इसके लिए परपेंडिकुलर कितना ए सी परपेंडिकुलर हो जाएगा भाई ए सी, और ए सी में कितना आएगा 20 प्लस एच, 20 प्लस एच अपॉन में बेस ये कितना है x, x की जगह x लिख देते हैं, फिर 20 अभी पुट कर देंगे। tan 60 की वैल्यू देखिए, tan 60 कितनी होती है √3, यहाँ पर 20 प्लस एच और अपॉन में 20, तो ये मल्टीप्लाई कर दो इधर, 20√3 इज इक्वल टू 20 प्लस एच, ठीक है, तो इसको इधर भेज देते हैं 20 को और h फाइंड कर लेते हैं, 20 को इधर भेज देते हैं और h फाइंड कर लेते हैं। देखिए अच्छे से, तो ये 20√3 माइनस 20 इज इक्वल टू h, तो 20 तो यहाँ √3 की वैल्यू पुट कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, माइनस कर दें, आंसर आ जाएगा। तो h इज इक्वल टू इनमें दोनों में अगर 20 कॉमन ले लें तो √3 माइनस यहाँ पर 1 बचा, और फिर देखिए 20 और √3 की वैल्यू यहाँ गिवन है हमें 1.73 माइनस 1, तो भाई 20 और इसमें से 1 को घटाएंगे तो 0.73 आएगा, और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 एक लग जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, एक 0 लग जाएगा और पॉइंट पुट हो जाएगा पीछे से 2 डिजिट के बाद, तो 14.60 मीटर, ये मीटर हमारा क्या हो जाएगा आंसर, मतलब हाइट ऑफ द टावर। तो देखो भाई इसमें क्या पूछा था, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो आप लास्ट में आंसर बता देंगे कि हाइट ऑफ टावर इज दिस, ओके। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अभी हमारे पास एक सेक्शन ई और बचा है केस स्टडी बेस्ड, और जो भी स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड के हैं चाहे बेसिक के हैं, आपको दोनों पेपर सॉल्व करने हैं, बेसिक भी स्टैंडर्ड भी, क्योंकि आपको पता है कि सिलेबस किसी का डिफरेंट नहीं होता है, ठीक है, ठीक है, सिलेबस तो है नहीं डिफरेंट, सिलेबस तो सभी का सेम है, तो क्वेश्चंस में थोड़ा सा अंतर रहेगा कि आपका लेवल कुछ थोड़ा सा बेसिक वालों का कम होगा, स्टैंडर्ड का थोड़ा सा लेवल हाई होगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं ये बेसिक के पेपर में आए हैं तो स्टैंडर्ड को इससे कोई मतलब नहीं है, या स्टैंडर्ड का पेपर होगा तो हम बेसिक के स्टूडेंट हैं, हम स्टैंडर्ड का नहीं सॉल्व करेंगे, हमें नहीं देखना, नहीं ऐसा नहीं है, स्टैंडर्ड की कोई क्लास अलग से नहीं चलती है, ओके, इतना आप अपने माइंड में बना के रखें, क्योंकि सभी के लिए सिलेबस एक ही डिसाइड किया गया है, बस लेवल ऑफ द क्वेश्चन, और वो भी कुछ नंबरों का 8 से 10 नंबर का ही चेंज होगा। तो सेक्शन ई केस स्टडी बेस्ड लास्ट पार्ट हमारा बचा है, उसको कंप्लीट करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।